नमस्कार। आज हम भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं पर एक काफ़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है, उसके कुछ हिस्सों से हम जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएं हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, ये आखिर हैं क्या। इनका सफर कैसा रहा है? हाँ, इनका सफ़र कैसा रहा, ये काम कैसे करती हैं और सबसे ज़रूरी, भारत के शासन में इनका मतलब क्या है, इनका महत्व क्या है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो आइडिया है ये सिर्फ भारत का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो दुनिया में काफी पहले से हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि दुनिया भर में ऐसी संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ी और ये शुरू कैसे हुई। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे सरकारें ज्यादा कल्याणकारी होती गईं, मतलब लोगों के लिए ज्यादा काम करने लगी। वेलफेयर स्टेट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, वेलफेयर स्टेट्स। तो सरकारी मशीनरी यानी जो नौकरशाही है, उसका साइज और उसकी ताकत दोनों बढ़ी। जाहिर है। अब सीधी सी बात है, जहाँ ज्यादा ताकत होगी वहाँ उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ेगा। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार या जिसे कहते हैं कुप्रशासन। बिल्कुल, कुप्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा। तो लोगों की इन्हीं शिकायतों से निपटने के लिए दुनिया में अलग अलग सिस्टम बनी। जैसे कि इनमें सबसे पुराना और सबसे मशहूर है ओम्बुड्समैन सिस्टम। ओम्बुड्समैन। हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1809 में स्वीडन से। काफी पहले। हाँ, बहुत पहले। ओम्बुड एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है किसी और की तरफ से बोलने वाला, उसका प्रतिनिधि। प्रवक्ता जैसा। हाँ, एक तरह से प्रवक्ता। एक एक्सपर्ट है डोनाल्ड सी रोवेट। उन्होंने समझाया है कि ओम्बुड्समैन एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे संसद नियुक्त करती है। संसद नियुक्त करती है, सरकार नहीं। नहीं, विधायिका या संसद। ओके। और उसका काम होता है सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन या कभी-कभी जुडिशियल कामों के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं, उनकी जांच करना। तो ये स्वीडिश ओम्बुड्समैन किस तरह की शिकायतें देखता है? क्या ये सिर्फ जैसे रिश्वतखोरी हो गई ऐसे मामलों तक ही सीमित है? नहीं, इसका दायरा असल में काफी बड़ा है। ये देखता है कि कहीं अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग। ओके, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। बिल्कुल। फिर कुप्रशासन, मतलब जब सरकारी विभाग अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते या ठीक से काम नहीं करते, वो भी देखता है। अच्छा। और हाँ, भ्रष्टाचार तो है ही, जैसे रिश्वत लेना, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। यहाँ तक कि अगर कोई अधिकारी नागरिकों से बदतमीजी से बात करे, अभद्रता दिखाए, वो भी इसके दायरे में आ सकता है। अरे वाह। और इसे चुनता कौन है स्वीडन में? स्वीडन में इसे संसद चुनती है 4 साल के लिए, और इसे हटाने का अधिकार भी सिर्फ संसद के पास ही होता है, अगर उन्हें लगे कि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या कर रही। लेकिन इसकी असल शक्तियां क्या हैं? मान लीजिए जांच में कोई दोषी पाया गया, तो क्या ये ओम्बुड्समैन उसे सजा दे सकता है या सरकार का कोई फैसला बदल सकता है? यहीं पर थोड़ा समझने की जरूरत है। ये एक स्वतंत्र संस्था तो है जो ये देखती है कि सरकारी अधिकारी कानून के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। लेकिन इसके पास किसी सरकारी फैसले को रद्द करने या बदलने की सीधी शक्ति नहीं होती। अच्छा। ना ही ये सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन या अदालतों को कोई हुक्म दे सकता है। तो फिर ये करता क्या है? ये शिकायतों के आधार पर जांच करता है, या कभी-कभी सुओ मोटो, मतलब खुद अपनी पहल पर भी जांच शुरू कर सकता है अगर कोई गंभीर मामला नजर आए। ओके, सुओ मोटो। हाँ, और अगर जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो ओम्बुड्समैन उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। सिफारिश? हाँ, सिर्फ सिफारिश। वो खुद सजा नहीं देता। ये अपनी रिपोर्ट बड़े अधिकारियों या संसद को भेजता है ताकि वो लोग जरूरी कार्रवाई करें। समझ गया। मतलब इसकी ताकत जांच करने और सिफारिश करने में है, सीधे सजा देने में नहीं। बिल्कुल। इस स्वीडिश मॉडल की कुछ और खास बातें क्या हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? कई हैं। सबसे अहम तो है इसकी स्वतंत्रता। ये सरकार के दबाव से पूरी तरह आजाद होकर काम करता है। इंडिपेंडेंस? हाँ, पूरी इंडिपेंडेंस। इसकी जांच निष्पक्ष होती है, इम्पार्शियल। जैसा मैंने कहा, ये खुद भी जांच शुरू कर सकता है, सुओ मोटो पावर है इसके पास। ये जरूरी है। बहुत जरूरी। इसे सरकारी फाइलों और दस्तावेजों तक पूरी पहुंच होती है, कोई रोक टोक नहीं। ये अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं बल्कि सीधे संसद को देता है, क्योंकि ये संसद के प्रति जवाबदेह है। एग्जैक्टली। और इसके काम के बारे में मीडिया में भी खूब बताया जाता है ताकि पारदर्शिता रहे। ट्रांसपेरेंसी। हाँ,
और शायद सबसे बड़ी बात, आम आदमी के लिए शिकायत करने का तरीका बहुत सीधा, आसान, बिना ज्यादा तामझाम वाला, सस्ता और तेज होता है। ये तो वाकई एक मजबूत व्यवस्था लगती है। तो क्या ये सिर्फ स्वीडन तक ही सीमित रही या और देशों ने भी इसे अपनाया? नहीं, स्वीडन के बाद ये आइडिया फैला। पहले तो बाकी स्कैंडिनेवियाई देशों में गया, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। फिर 1962 में न्यूजीलैंड पहला कॉमनवेल्थ देश बना जिसने इसे अपनाया। अच्छा, न्यूजीलैंड। हाँ, हालांकि वहाँ नाम शायद पार्लियामेंट्री कमिश्नर था। फिर ब्रिटेन ने भी 1967 में इसे अपनाया। आज तो दुनिया के कई देशों में, 40 से ज्यादा देशों में ऐसी संस्थाएं हैं। और भारत में इसे लोकपाल लोकायुक्त कहा गया। जी, भारत में यही कॉन्सेप्ट लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इसे लोकतांत्रिक सरकार का नौकरशाही के जुल्म के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तक कहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस, वाह। हाँ, वैसे संक्षेप में बता दूं, फ्रांस में अलग सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का, और रूस जैसे देशों में प्रोक्यूरेटर सिस्टम होता है। वो भी नागरिक शिकायतों के निवारण के अलग मॉडल है, पर ओम्बुड्समैन वाला मॉडल ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ वैश्विक संदर्भ। अब आते हैं भारत पर। जी, यहाँ लोकपाल का विचार आने से पहले क्या भ्रष्टाचार या सरकारी कामकाज से जुड़ी शिकायतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, व्यवस्थाएं तो थीं और आज भी है। हमारा इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता 1860 से है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का। सीबीआई है, सीवीसी है। बिल्कुल, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 से, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 से है। राज्यों में भी विजिलेंस कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, बहुत कुछ है। फिर अलग से लोकपाल की जरूरत क्यों महसूस हुई? जरूरत महसूस हुई एक ऐसी स्वतंत्र संस्था की जो खास तौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों, मंत्री, बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ शिकायतों को बिना किसी डर या दबाव के देख सकें। अच्छा, मतलब हाई लेवल करप्शन पर फोकस। हाँ, मेन फोकस वही था। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था 1966 में बना पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या ARC। ARC, हाँ, सुना इसके बारे में। तो ARC ने अपनी एक रिपोर्ट में, जो शायद 1966-70 के बीच आई, सिफारिश की कि स्कैंडिनेवियाई देशों और न्यूजीलैंड की तर्ज पर भारत में भी ऐसी संस्थाएं बने। क्या नाम सुझाए थे उन्होंने? उन्होंने केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त नाम सुझाए थे। तो ARC ने इनके दायरे के बारे में क्या कहा था? कौन कौन इनकी जांच के दायरे में आता? ARC ने कहा था कि लोकपाल को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रियों और सचिवों के खिलाफ शिकायतों को देखना चाहिए। मंत्री और सेक्रेटरी लेवल? हाँ, और लोकायुक्त का काम होना चाहिए बाकी बड़े अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर गौर करना। इसमें जज शामिल थे? नहीं, ये एक दिलचस्प बात है। ARC ने न्यायपालिका यानी जजों को इसके दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की थी। न्यूजीलैंड मॉडल की तरह? हाँ, न्यूजीलैंड की तरह, लेकिन स्वीडन से अलग। स्वीडन में जज भी ओम्बुड्समैन के दायरे में आते हैं। और नियुक्ति? लोकपाल को कौन नियुक्त करता ARC के हिसाब से? ARC का सुझाव था कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से सलाह मशवरा करने के बाद। ये बात मुझे हमेशा सोच में डालती है कि ARC ने इन संस्थाओं के लिए किन उसूलों पर, किन प्रिंसिपल्स पर जोर दिया था। जाहिर है स्वतंत्रता बहुत जरूरी रही होगी। बिल्कुल सही। ARC ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने कुछ खास विशेषताएं बताई थीं। जैसे कि? एक तो ये कि ये संस्थाएं साफ तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखनी चाहिए, सिर्फ होनी नहीं, दिखनी भी चाहिए। परसेप्शन भी जरूरी है। एकदम। दूसरी, इनकी जांच और कार्रवाई गोपनीय और अनौपचारिक होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से शिकायत कर सकें। ठीक है। तीसरी, नियुक्ति जितनी हो सके गैर राजनीतिक हो, उसमें पॉलिटिक्स का दखल न हो। ये तो बहुत मुश्किल होता है शायद। मुश्किल तो है, पर जरूरी भी। चौथी, इनका दर्जा देश के सबसे बड़े जजों के बराबर होना चाहिए ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। स्टेटस और अथॉरिटी। हाँ। पांचवी, इनका काम अन्याय, भ्रष्टाचार या पक्षपात के मामलों को देखना हो। छठी, अदालतों का दखल इनकी कार्रवाई में नहीं होना चाहिए। जुडिशियल इंटरफेरेंस से मुक्ति। जी। सातवीं, इन्हें जांच के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने की पूरी मैक्सिमम शक्तियां मिलनी चाहिए। फाइलों तक पहुंच वगैरह। बिल्कुल। और आखिरी, सबसे जरूरी, इन्हें सरकार से किसी भी तरह के फायदे या पद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
रिटायरमेंट के बाद भी। ताकि कोई प्रलोभन ना हो। बिल्कुल, ये सिद्धांत बहुत अहम थे क्योंकि एआरसी समझता था कि ऐसी संस्था तभी असरदार होगी जब वो उस सरकार से पूरी तरह आजाद हो जिसकी वो जांच कर सकती है। एआरसी की सिफारिशें तो काफी मजबूत लगती हैं। ये 1966-70 की बात है, तो फिर कानून बनने में इतना वक्त क्यों लग गया? 2013 तक का इंतजार। बस यही तो इस पूरी कहानी का सबसे लंबा और आप कह सकते हैं थोड़ा निराशाजनक पहलू है। सरकार ने एआरसी की सिफारिशें मान तो ली सिद्धांत रूप में, लेकिन इसे कानून बनाने का सफर बहुत लंबा खिंच गया। कितना लंबा? आप अंदाजा लगाइए, 1968 से लेके 2011 तक लगभग 10 बार लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया। 10 बार? हाँ, 10 बार। अलग अलग सरकारों ने कोशिश की। इंदिरा गांधी की सरकार, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, देबे गौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबने कोशिश की। तो फिर पास क्यों नहीं हुआ? हर बार कोई न कोई अड़चन आ गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि बिल पेश हुआ, थोड़ी बहस हुई और लोकसभा भंग हो गई, तो बिल खत्म, लैप्स हो गया। शुरू के 4 बिल तो ऐसी लैप्स हो गए। 5वां बिल सरकार ने खुद ही वापस ले लिया। फिर 6ठा, 7वां, 8वां बिल वो भी लोकसभा भंग होने से लैप्स हो गए। 9वां बिल 2011 में आया, उसे भी सरकार ने बाद में वापस ले लिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी या विरोध ज्यादा था? शायद दोनों ही बातें थीं। दशकों की ये देरी यही दिखाती है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों पर निगरानी रखने वाली एक ताकतवर स्वतंत्र संस्था बनाने को लेकर या तो पॉलिटिकल विल की कमी थी या फिर अंदर खाने विरोध बहुत था। तो आखिरकार 2013 में ये कानून बना कैसे? ऐसा क्या बदला? हाँ, 2013 में बना। माहौल काफी बदल गया था उस वक्त। आपको याद होगा 2010-11 के आसपास देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था। अन्ना हजारे वाला आंदोलन? हाँ, बिल्कुल। अन्ना हजारे उसे लीड कर रहे थे। उस आंदोलन ने सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाया कि एक मजबूत लोकपाल कानून लाया जाए। हाँ, वो माहौल तो याद है। उसी दबाव के चलते अप्रैल 2011 में सरकार और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, मतलब अन्ना हजारे की टीम के बीच बातचीत शुरू हुई। एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी। हाँ, जिसमें 5 मंत्री और 5 सिविल सोसाइटी के लोग थे। जी। हालांकि उस बातचीत से सीधे तौर पर कोई बिल नहीं बना, सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन इसने प्रोसेस को तेज जरूर कर दिया। सरकार पर प्रेशर बहुत था। फिर संसद में इसका सफर कैसा रहा? क्या इस बार आसानी से पास हो गया? नहीं, आसानी से तो नहीं। वहां भी काफी उतार चढ़ाव रहे। अगस्त 2011 में सरकार ने एक बिल पेश किया। उसे फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी? हाँ, समिति ने कई बदलाव सुझाए। एक बड़ा सुझाव ये था कि राज्यों में लोकायुक्त बनाना भी इसी कानून का हिस्सा होना चाहिए और उन्हें संवैधानिक दर्जा मिले। अच्छा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही फ्रेमवर्क? हाँ, ये सुझाव था। सरकार ने फिर वो 2011 वाला बिल वापस लेकर दिसंबर 2011 में एक नया, ज्यादा व्यापक लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पेश किया। लोकपाल और लोकायुक्त दोनों एक साथ? जी, और साथ में संविधान में संशोधन का बिल भी लाएं, 116वां संशोधन बिल, ताकि संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। फिर क्या हुआ? लोकसभा ने मुख्य बिल यानी लोकपाल और लोकायुक्त बिल तो पास कर दिया, लेकिन संविधान संशोधन बिल के लिए जो खास बहुमत चाहिए होता है वो नहीं मिल पाया। तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला? नहीं, और राज्यसभा में तो मुख्य बिल पर बहस ही अधूरी रह गई। सेशन खत्म हो गया। अरे! फिर मई 2012 में मामला राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास गया। सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, कैबिनेट ने उसे मंजूर किया और तब जाकर आखिरकार दिसंबर 2013 में ये बिल पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा दोनों जगह से पास हुआ। बाप रे, कितना लंबा प्रोसेस। हाँ, बहुत लंबा। जनवरी 2014 में राष्ट्रपति जी की सहमति मिली और 16 जनवरी 2014 से ये कानून लागू हो गया। चलिए, देर से ही सही, कानून तो बना। तो अब ये जो 2013 का कानून है, इसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं? ये किसे अपने दायरे में लाता है और कैसे काम करता है? देखिए, इस कानून ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया। राज्यों को कहा गया कि वे 1 साल के अंदर, मतलब 16 जनवरी 2015 तक अपने यहाँ लोकायुक्त कानून बना लें या मौजूदा कानून को इसके अनुरूप ढाल लें। किसके किसके ऊपर लागू होता है ये? लोकपाल का दायरा क्या है? लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। प्रधानमंत्री भी? हाँ, प्रधानमंत्री भी,
हालांकि कुछ मामलों में छूट है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध वगैरह, और उनके खिलाफ जांच के खास प्रक्रिया भी है। ठीक है। और कौन? सारे केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य यानी एमपीज, और केंद्र सरकार के सभी ग्रुप के अधिकारी और कर्मचारी, ग्रुप क, ख, ग, घ, सब इसके दायरे में आते हैं। मतलब लगभग सभी सरकारी लोग केंद्र के? हाँ, केंद्र सरकार के। और लोकपाल में कौन लोग होते हैं? इसकी बनावट कैसी है? लोकपाल में एक अध्यक्ष होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य हो सकते हैं। कुल 9 लोग? हाँ, अधिकतम। कानून ये भी कहता है कि इनमें से कम आधे सदस्य यानी 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों या किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों। अच्छा, जुडिशियल मेंबर्स। जी। और ये भी जरूरी है कि सदस्यों में कम से कम 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से हों। डाइवर्सिटी का ध्यान रखा गया है। प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इन्हें चुनता कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी है। उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और सदस्यों में होते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट के कोई जज, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट कौन तय करता है? उसे सिलेक्शन कमेटी के पहले 4 सदस्य मिलकर नॉमिनेट करते हैं और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। और ये कमेटी सीधे चुन लेती है? नहीं, सिलेक्शन कमेटी की मदद के लिए एक सर्च कमेटी बनाने का भी प्रावधान है। ये सर्च कमेटी नामों का पैनल तैयार करके सिलेक्शन कमेटी को देती है। सर्च कमेटी में भी 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। ओके, तो प्रोसेस काफी विस्तृत है। अब आते हैं जांच पर। क्या लोकपाल खुद सारी जांच करता है? देखिए, ग्रुप क और ख के जो अधिकारी हैं उनके मामलों में लोकपाल अक्सर मामले को CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजता है शुरुआती जांच के लिए। CVC के पास? हाँ, CVC अपनी रिपोर्ट लोकपाल को देता है। ग्रुप ग और ख के जो कर्मचारी हैं उनके मामलों में CVC अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन लोकपाल उसकी निगरानी कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन लोकपाल की अपनी जांच विंग भी तो होती है। हाँ, लोकपाल की अपनी जांच विंग और प्रोसिक्यूशन विंग बनाने का प्रावधान है। और सबसे अहम बात यह है कि लोकपाल को अपने पास भेजे गए मामलों में किसी भी जांच एजेंसी, जिसमें CBI भी शामिल है, के ऊपर अधीक्षण और निर्देशन की शक्ति दी गई है। मतलब लोकपाल CBI को निर्देश दे सकता है? हाँ, लोकपाल द्वारा रेफर किए गए मामलों में जांच की निगरानी कर सकता है और निर्देश दे सकता है। CBI का जिक्र आया, उसे लेकर भी कुछ बदलाव हुए थे इस कानून में? हाँ, कानून में CBI को कुछ हद तक मजबूती देने के प्रावधान किए गए। जैसे CBI डायरेक्टर का चयन भी एक हाई पावर कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस या उनके प्रतिनिधि होंगे। ये तो शायद पहले भी था। इसमें थोड़ा बदलाव था, शायद CVC एक्ट के तहत था, इसे लोकपाल एक्ट में भी स्पष्ट किया गया। और ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोकपाल जिन मामलों को CBI को सौंपेगा, उन मामलों में जांच करने वाले अधिकारियों का तबादला लोकपाल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगा, ताकि जांच प्रभावित ना हो। बिल्कुल। लोकपाल के मामलों की पैरवी के लिए वकीलों का एक अलग पैनल बनाने, CBI के अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्थापित करने और CBI को पर्याप्त फंड देने की बात भी कही गई है। और अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए तो सजा वगैरह को लेकर कुछ है? हाँ, कानून ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सजा को बढ़ाया है। जो अधिकतम सजा पहले 7 साल थी, उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। अच्छा। कुछ मामलों में न्यूनतम सजा भी तय की गई है, जैसे 3 साल, और भ्रष्टाचार का प्रयास करने पर भी सजा है। एक और बात, अगर किसी पर केस चल रहा है तो क्या उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अगर किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है तो उस दौरान भी उसकी वो संपत्ति अटैच और जब्त कॉन्फिस्केट की जा सकती है जो प्रथम दृष्टया गलत तरीके से कमाई गई लगती हो, अभियोजन लंबित होने पर भी। ये तो बड़ा कदम है। और मामलों को जल्दी निपटाने के लिए? उसके लिए भी कोशिश की गई है। जांच और मुकदमे के लिए समय सीमा तय करने की बात है, जैसे शुरुआती जांच 3 महीने में, जिसे 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है, पूरी जांच 6 महीने में, जिसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है, और ट्रायल 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसे खास परिस्थितियों में 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान है। सुनने में तो ये काफी व्यापक और मजबूत कानून लगता है।
सारे पहलू कवर करने की कोशिश की गई है। हाँ, कोशिश तो की गई है। लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां या आलोचनाएं भी हैं, कुछ चिंताएं जो एक्सपर्ट्स जताते हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आई हैं। एक बड़ी बात जो कही जाती है वो ये है कि लोकपाल खुद से किसी मामले की जांच शुरू नहीं कर सकता। मतलब सुओ मोटो पावर नहीं है। नहीं दी गई है। जब तक कोई शिकायत न करे, लोकपाल पहल नहीं कर सकता। आलोचकों का कहना है कि इससे लोकपाल की जो प्रोएक्टिव भूमिका हो सकती थी वो सीमित हो जाती है। जबकि स्वीडिश ओम्बुड्समैन के पास ये शक्ति थी, जैसा आपने बताया था। हाँ, थी। यहाँ क्यों नहीं दी गई, इसके अपने तर्क हो सकते हैं, जैसे शायद काम का बोझ बहुत बढ़ जाता। लेकिन ये एक आलोचना का बिंदु है। और एक और आलोचना है कि शिकायत किस फॉर्मेट में की गई है उस पर ज्यादा जोर है, बजाय इसके कि शिकायत में दम कितना है, उसका सार क्या है। मतलब प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस। कुछ हद तक। फिर झूठी या परेशान करने वाली शिकायतें करने पर भारी सजा का प्रावधान है। इससे तो लोग शिकायत करने से डरेंगे भी। यही चिंता है। एक तरफ तो ये जरूरी है कि संस्था का दुरुपयोग न हो, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इतनी भारी सजा के डर से असली शिकायत करने वाले भी हतोत्साहित हो सकते हैं। उन्हें डर लग सकता है कि कहीं उनकी शिकायत को झूठा बताकर उन्हें ही सजा न दे दी जाए। हाँ, ये नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। इसी तरह गुमनाम शिकायतें करने की इजाजत नहीं है, आपको अपनी पहचान बतानी होगी। विसल ब्लोअर्स के लिए मुश्किल। हाँ, विसल ब्लोअर्स के लिए ये एक समस्या हो सकती है। हालांकि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अलग से है, लेकिन गुमनाम शिकायत न कर पाना कुछ लोगों को रोक सकता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की प्रक्रिया पर भी कुछ सवाल थे शायद। हाँ, कहा गया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायतों की जांच की जो प्रक्रिया है वो काफी गोपनीय रखी गई है और उसके लिए बहुत कड़े मानक हैं, जैसे पूरी लोकपाल बेंच का सहमत होना वगैरह। इसे कुछ लोग अपारदर्शी मानते हैं। और एक टाइम लिमिट भी थी शायद। हाँ, शिकायत दर्ज करने के लिए एक समय सीमा है। जिस घटना के बारे में शिकायत है उसके होने के 7 साल के अंदर ही शिकायत दर्ज की जा सकती है, उसके बाद नहीं। 7 साल? जी। तो इन सब कथित सीमाओं को देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है कि ये संस्था कागज पर जितनी मजबूत दिखती है, व्यवहार में उतनी ही प्रभावी साबित हो पाएगी या नहीं। ये तो समय ही बताएगा। ये तो हुई केंद्र के लोकपाल की बात। अब जरा राज्यों में लोकायुक्त का क्या हाल है, उस पर आते हैं। क्या वहां भी 2013 के कानून के बाद ही संस्थाएं बनी? नहीं, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कई राज्यों ने केंद्र के इस कानून से बहुत पहले ही अपने यहाँ लोकायुक्त की स्थापना कर ली थी। अच्छा, कौन सा राज्य सबसे पहले था? महाराष्ट्र 1971 में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। 1971? हाँ, हालांकि ओडिशा ने कानून 1970 में ही पास कर दिया था, पर वहां लागू 1983 में जाकर हुआ। लेकिन 2013 का केंद्रीय कानून आने तक तो करीब 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त की संस्था किसी न किसी रूप में काम कर रही थी। तो मतलब राज्यों ने इस मामले में ज्यादा पहल दिखाई थी शुरू में? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या राज्यों में जो लोकायुक्त हैं उनकी व्यवस्था, उनकी शक्तियां सब एक जैसी हैं या उनमें भी फर्क है? नहीं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि उनमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा भिन्नता है। किस तरह की भिन्नता? कई तरह की। जैसे उनकी संरचना या स्ट्रक्चर में कुछ राज्यों में लोकायुक्त के साथ एक उप लोकायुक्त भी होता है, जैसे राजस्थान कर्नाटक में, जबकि कुछ में सिर्फ लोकायुक्त है, जैसे बिहार यूपी में। कुछ राज्यों में तो अधिकारियों को लोकपाल ही कहा गया है, जैसे पंजाब उड़ीसा में। नाम भी अलग अलग? हाँ। फिर नियुक्ति का तरीका भी राज्यों में अलग अलग है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन सलाह किससे ली जाती है इसमें फर्क है। आमतौर पर राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विधानसभा में विपक्ष के नेता से सलाह ली जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां विपक्ष के नेता से सलाह जरूरी नहीं। कर्नाटक में विधान परिषद के चेयरमैन और विधानसभा के स्पीकर से भी सलाह ली जाती है। योग्यताएं भी अलग होगी फिर? हाँ, योग्यताएं भी अलग हैं। कुछ राज्यों ने तय कर रखा है कि लोकायुक्त कोई न्यायिक पृष्ठभूमि का ही व्यक्ति होगा, जैसे यूपी, हिमाचल, आंध्र, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, असम। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में कोई खास क्वालिफिकेशन तय नहीं है। कार्यकाल ज्यादातर राज्यों में 5 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, वो तय है और आमतौर पर उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा फर्क किस चीज में आता है? उनकी शक्तियों में? हाँ, शायद सबसे बड़ा फर्क उनके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन में है। किसके खिलाफ वो जांच कर सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री दायरे में आते हैं या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल होता है।
कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में है, जैसे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इन राज्यों में है। हाँ, लेकिन कई बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे से बाहर हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। मंत्री और बड़े अफसर, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, वो लगभग सभी राज्यों में दायरे में हैं। विधायक यानी एमएलएस वो भी कुछ ही राज्यों में दायरे में आते हैं, जैसे आंध्र, हिमाचल, गुजरात, यूपी, असम। और लोकल बॉडीज, नगर निगम वगैरह? हाँ, लोकल बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, कंपनियों के अधिकारी ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त के दायरे में आते हैं। जांच शुरू करने के तरीके में भी फर्क है, मतलब सुओ मोटो पावर। हाँ, उसमें भी फर्क है। ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त या तो किसी की शिकायत पर जांच शुरू कर सकता है या फिर सुओ मोटो यानी खुद से भी पहल कर सकता है। लेकिन यूपी, हिमाचल प्रदेश, असम जैसे कुछ राज्य हैं जहां लोकायुक्त के पास सुओ मोटो पावर नहीं है। वो सिर्फ शिकायत मिलने पर ही जांच कर सकते हैं। किस तरह के मामलों की जांच कर सकते हैं, इसमें भी फर्क है क्या? मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार या कुछ और भी? हाँ, ये भी एक अहम फर्क है। कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, यूपी, असम, बिहार, कर्नाटक, जहां लोकायुक्त शिकायतों, ग्रीवियंसेस और आरोपों, एलिगेशंस दोनों पर विचार कर सकता है। शिकायत मतलब कुप्रशासन, काम ठीक से ना होना, आरोप मतलब भ्रष्टाचार। ओके, ग्रीवेंस और करप्शन दोनों। हाँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में लोकायुक्त का काम सिर्फ आरोपों यानी भ्रष्टाचार की जांच तक ही सीमित है। वो कुप्रशासन या ग्रीवेंस की शिकायतों को नहीं देखते। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा भिन्नता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक राज्य के नागरिक को अपने लोकायुक्त से जो राहत मिल सकती है वो दूसरे राज्य के नागरिक को मिलने वाली राहत से बहुत अलग हो सकती है। बिल्कुल सही। हर राज्य का अपना अलग कानून है, अपनी अलग व्यवस्था है। और इन लोकायुक्तों की सिफारिशों का क्या होता है? क्या राज्य सरकारें उन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, जैसे केंद्र में लोकपाल की सिफारिश पर एक्शन लेना होता है? यहीं पर शायद सबसे बड़ी कमजोरी या सीमा सामने आती है। ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं। सिर्फ सलाहकारी, मतलब बाध्यकारी नहीं? हाँ, ज्यादातर राज्यों में बाध्यकारी नहीं होती। लोकायुक्त अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है। वो रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखी जाती है, लेकिन उस पर क्या एक्शन लेना है ये राज्य सरकार तय करती है। वो लोकायुक्त की सिफारिशों को मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। तो फिर लोकायुक्त की भूमिका एक तरह से सिफारिश करने वाले या सलाह देने वाले निकाय की रह जाती है? काफी हद तक हाँ। हालांकि उनकी रिपोर्ट का नैतिक दबाव जरूर होता है, मीडिया में चर्चा होती है, लेकिन कानूनी बाध्यता ज्यादातर जगह नहीं है। इससे लोकायुक्त की प्रभावशीलता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ओम्बुड्समैन का एक वैश्विक विचार भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में आया, कैसे दशकों के संघर्ष और जन आंदोलन के बाद 2013 में केंद्रीय लोकपाल कानून बना। हमने उसकी विशेषताएं देखी, उसका दायरा, उसकी शक्तियां और साथ ही कुछ चिंताएं और कथित कमियां भी देखी जी। और फिर हमने देखा कि राज्यों में लोकायुक्तों की स्थिति तो और भी ज्यादा विविध है। कहीं वो पहले से थे, कहीं बाद में बने, कहीं मुख्यमंत्री दायरे में हैं, कहीं नहीं, कहीं सुओ मोटो पावर है, कहीं नहीं, और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर जगह उनकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी हैं। बिल्कुल। इन सब का मूल उद्देश्य तो एक ही है, प्रशासन को, सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाना, नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। हाँ, उद्देश्य तो नेक है। बिल्कुल। और अंत में जो स्रोत हमने देखे, उनके आधार पर एक सोचने वाली बात ये उभरती है, ये देखते हुए कि राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिशें ज्यादातर सलाहकारी ही हैं और केंद्रीय लोकपाल कानून में भी कुछ सीमाएं हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे सुओ मोटो पावर न होना या प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की जटिल प्रक्रिया या झूठी शिकायत पर सजा का डर। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि प्रशासनिक जवाबदेही को असल में जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए और इन संस्थाओं को वाकई में वो संस्थागत लोक विवेक बनाने के लिए जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, क्या कुछ और संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक सुधारों की जरूरत हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है कि इन संस्थाओं को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए।